Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Student चैप्टर 5 हमारा जो था वो चल रहा था आगे, और चैप्टर 5 आलमोस्ट हमने हाफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया हुआ था। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एक्सरे से रिलेटेड था, और उसमें हमने वेव पार्टिकल डुअल नेचर को भी साथ ही साथ डिस्कस किया। ठीक है, एक्सरेज क्या हैं, प्रोड्यूस कैसे हुई, एक्सरेज जो थी उनका डायरेक्ट रिलेशन एटॉमिक नंबर के साथ था। तो इस तरह ये भी पता चला कि जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। मूजले ने किस तरह अपने एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन दिए, कितने एलिमेंट्स को उसने यूज़ किया, जो एक्सरेज मिली उनकी वेवलेंथ रेंज क्या थी, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंस क्या थी मूजले लॉ की, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की। उसके बाद वेव पार्टिकल डुअल नेचर को डिस्कस किया, और उसके बाद वेव नंबर और वेव लेंथ वगैरह हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट की। अब बेटे आज हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्ड अनसर्टेनिटी का बताना चाहिए कि अनसर्टेनिटी है क्या। अनसर्टेनिटी हम कहते हैं गैर यकीनियत को। ठीक है, पहले तो केमिस्ट्री से हट के ज़रा इसके मीनिंग सीख लें ताकि हमारे लिए बाकी चीज़ें सीखना भी आसान हो जाए। अनसर्टेनिटी हम कहते हैं गैर यकीनियत को। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि लेट्स सपोज कॉलेज में फ़लाँ टीचर आए हैं, कोई XYZ टीचर आए हैं या नहीं। अब आप उस बारे में श्योर नहीं हैं, आप कहते हैं शायद आए हुए हैं, शायद। अब वो जो शायद का जो वर्ड आ गया, इट मीन्स कि आप उस बारे में श्योर नहीं हैं कि टीचर मौजूद हैं या नहीं। मतलब आप अनसर्टेन हो गए उस मामले में, गैर यकीनियत आ गई आपको कि टीचर मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी आएगी जो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। हम अनसर्टेनिटी सीखेंगे पोजीशन और मोमेंटम के दरमियान। ठीक है, मैं लेक्चर को या टॉपिक को स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, ज़रा आप देखते जाइएगा साथ साथ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। सबसे पहले बोहर ने इलेक्ट्रॉन को मटेरियल पार्टिकल का नाम दे दिया। बोहर ने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, इसकी सारी जो खसूसियात हैं वो मैटर वाली हैं। उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न स्टडीज़ आती गई तो पता चला कि जनाब जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मटेरियल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मटेरियल पार्टिकल था तो इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट सेम टाइम, या बुक में साइमल्टेनियसली भी लिखा होगा। साइमल्टेनियसली का मतलब भी एक ही टाइम पे। अगर तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। लेकिन बाद में मॉडर्न स्टडीज़ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी रखता है। वेव नेचर रखता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम कह लें, एक ही बात है, दोनों को एक ही टाइम पे हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, अब लेट से पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम इज डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स से हमने पोजीशन को शो कर दिया, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। ठीक है, अगर वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम को मैंने mv से डिनोट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा जी कि लेट चेंज इन पोजीशन डेल एक्स है और चेंज इन मोमेंटम क्या है आपके पास, डेल पी है। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि डेल एक्स और डेल पी का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। इस रिलेशन को, इसे इक्वेशन नहीं कहेंगे आप क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है बीच में, इस रिलेशन को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। कहते हैं जी कि अगर आप डेल एक्स को बढ़ाएंगे
तो डेल पी की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि अगर आप पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ाएंगे कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त किस पोजीशन पे है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आप मोमेंटम के बारे में सर्टेन होंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ कि अगर आप पोजीशन के बारे में अनसर्टेन हैं तो मोमेंटम के बारे में सर्टेन होते जाएंगे, और अगर आप पोजीशन के बारे में सर्टेन हैं, आपको पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन है, तो मोमेंटम की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते। सिंपली इट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आप इन्हें मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे बेटे ज़रा, आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करनी चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, बाय कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट आप फिजिक्स में कंप्लीट इसे स्टडी करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट था क्या, हम इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं विद एक्सरेज और रिजल्ट जो हमारे पास आते हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं, और इस सारे फिनोमिना को कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया गया था। खैर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आप अपने फिजिक्स में आप इसे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अब वो कहते हैं जी कि हम विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉन पे इंटेंस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ साइज इलेक्ट्रॉन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन रख दूँ और विजिबल लाइट आ रही है तो वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि माइट पॉसिबल कि लाइट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी ही नहीं, बल्कि मैक्सिमम चांसेस यही हैं। तो इसका मतलब कि विजिबल लाइट से हम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या किया गया, हमने क्या किया जी, एक्सरेज यूज़ की। क्यों? क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है दैट इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, कंपेरेबल है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साइज के साथ। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए हम एक्सरेज यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने क्या किया, हमने अच्छा जी अगर इनकी वेवलेंथ बहुत कम है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान इनवर्स प्रोसेस है, ये हमने सीखा भी हुआ है, ठीक है। अब जब हम एक्सरेज को एटम के ऊपर फॉल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे इंटेंस करते हैं, ज़रा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप एक्सरेज को इंटेंस करते हैं एटम पे, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए, एक्सरेज इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता देंगी, लेकिन एक्सरेज चूँकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इट मींस मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होगा। मोमेंटम जब इंक्रीज हो जाएगा तो एक्चुअली जिस इलेक्ट्रॉन को जिस मोमेंटम पे आप जो थे वो मेजर कर रहे थे, एनर्जी की वजह से मोमेंटम वो नहीं रहा, मोमेंटम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। आपने एक्सरेज की मदद से पोजीशन को तो मालूम कर लिया, लेकिन मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। इसी तरह अगर आप मोमेंटम को जो है वो सर्टेनली कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो ऑब्वियसली पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, एज लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, तो आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई होता है सिर्फ, और अगर आप डिटर्मिनेशन बताना चाहें पोजीशन की ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज को हमने यूज़ किया। एक्सरेज ने पोजीशन तो बता दी, लेकिन एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब एक्सरेज इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती हैं, अपनी एनर्जी शिफ्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा। तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, यानी कि मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। ठीक है, तो पोजीशन में सर्टेनिटी आई तो मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑर्बिटल उसे देख लेते हैं। हमने सीखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स सबशेल्स हैं, और उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे मिक्स कर गए हैं मेरी बातों को गौर से सुनिएगा बेटे। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स हैं जिन्हें आप शेल्स कहते हैं। इन शेल्स में सब शेल्स हैं जिन्हें आप SPDF के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन सब शेल्स में भी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जैसे P में 3 ऑर्बिटल हैं, PX, PY, PZ, D में 5 हैं, F में 7 हैं। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारे लिए ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या था कि शेल्स में सब शेल में ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या हैं, PX, PY, PZ, 3 अलग-अलग ऑर्बिटल हैं। इसी तरह D के भी अलग ऑर्बिटल्स हैं, F के भी 7 ऑर्बिटल हैं। ये हमारी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी अबाउट ऑर्बिटल सॉरी। अब यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में आपको क्या सिखाया जाएगा। वो कहते हैं जी कि बोहर ने क्या किया, बोहर ने कहा, अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट्स विद वेलोसिटी v। बोहर ने कहा, जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। ठीक है, इसी तरह फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, जो हमने प्रीवियस अभी अपना टॉपिक डिस्कस किया, कि पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं इसे देख लेते हैं दोबारा ज़रा। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली, का मतलब एक ही टाइम पे, विद एक्यूरेसी, आप बिल्कुल जो है वो करेक्शन के साथ एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन में एक्यूरेसी आएगी तो मोमेंटम में जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर मोमेंटम में एक्यूरेसी होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बता दिया कि एटम किस तरह का है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। आपने इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। जब भी साइंटिस्ट अपना काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड ऐसा कोई रूल नहीं जिसमें आप अनसर्टेन हों, कि आप उसे साइंटिफिक मेथड या लॉ बना ही नहीं सकते जब तक आप उस बारे में अनसर्टेन हों। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी है, कैसे हल किया जाए, तो फिर डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग ने, डायरेक्ट ने, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। लेकिन उनमें सबसे बेहतर जो थ्योरी थी वो श्रोडिंगर की थी। श्रोडिंगर ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंगली, श्रोडिंगर ने ये कहा कि एटम के अराउंड सब शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में नो डाउट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक जगह पर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते कि जनाब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इस साइड पे एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, इसका मतलब पोजीशन फिक्स होगी, या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पोजीशन फिक्स होगी। श्रोडिंगर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इस तरह है कि न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस है, एक एरिया है, और उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम है, और उस स्पेस या उस एरिया को ऑर्बिटल का नाम दे दिया गया। तो यहाँ से ही ऑर्बिटल की हम डेफिनेशन को देखेंगे। उन्होंने कहा जी कि स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि 95% है। ठीक है, तो इस स्पेस को या इस एरिया को
ऑर्बिटल का नाम दे दिया गया। ठीक है, मतलब ये कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स पोजीशन पे नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस है, एक एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम है, और उस स्पेस या उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया गया तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो एग्जैक्टली ऐसा ही था कि न्यूक्लियस के अराउंड जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन था, जब उस पोजीशन को मेजर किया गया तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन वाज 0.053 नैनोमीटर। इसका मतलब कि आप न्यूक्लियस से चाहे इस तरफ 0.053 नैनोमीटर पे या फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, बैक साइड, किसी भी तरफ इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। और यही रेडियस था हाइड्रोजन के एटम का जब हमने रेडियस ऑफ एटम जो थे वो कैलकुलेट करना शुरू किए थे। अगर आपको याद हो तो दैट वाज 0.53 एंगस्ट्रॉन। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉन में लिखना चाहें तो इट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम भी देते हैं। बेटे मैंने कोशिश की कि कम टाइम में मैक्सिमम हम अपना काम कवर करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अब मेरा ख्याल है कि इतने नहीं हैं कि हम इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हमने आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीखा, जिसमें जो की लाइन थी वो यही थी कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो दोनों में से किसी एक वैल्यू में, एक पैरामीटर में अनसर्टेनिटी है, तो इससे ही उन्होंने नाम दे दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और इस रिलेशन को उन्होंने यहाँ पर इन पैरामीटर्स से शो भी कर दिया। और उसके बाद हमने ऑर्बिटल सीखा। ऑर्बिटल क्या है, आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्बिटल की क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। तो स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कह दें या 95% कह दें, तो ये स्पेस क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स हैं क्या, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि नंबर्स हैं ये जो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, टू एक्सप्लेन कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उन्हें आप क्वांटम नंबर्स कहेंगे। वो नंबर्स क्या हैं, साथ साथ उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि, या सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ कि अगर आपने एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताना है तो आपको इन क्वांटम नंबर्स की मदद से एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर आपने अपना एड्रेस किसी को बताना है तो आप बताएंगे जी कि मैं XYZ सिटी में, XYZ टाउन में, XYZ स्ट्रीट में, XYZ नंबर हाउस में जो है मैं रहता हूँ। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स यूज़ करेंगे, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसे आप L से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल जो है वो m से, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो s से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपको बताएगा कि शेल में सब शेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको बताएगा कि सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को अपना शहर बताते हैं, टाउन बताते हैं, स्ट्रीट बताते हैं, हाउस नंबर बताते हैं और कंप्लीट एड्रेस। इसी तरह हमने इन 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जी। तो बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? अगर आपने बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो गौर से सुना हो तो उसमें बोहर ने एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट्स का नाम दिया था और हर एनर्जी लेवल को उसने क्वांटम नंबर साइन कर दिया था कि फर्स्ट शेल के लिए n = 1, ठीक है ना, सेकंड के लिए n = 2। इट मीन्स कि ये जो क्वांटम नंबर था दैट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनर्जी लेवल्स को नंबर्स से रिप्रेजेंट कर दिया और ये नंबर्स जो थे ये क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। n जो है यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर n 1 है तो इट मीन्स फर्स्ट शेल और उस शेल को आप k शेल भी कहते हैं। अगर n 2 है तो सेकंड शेल आप उसे l शेल भी कहते हैं। अगर 3 है तो m शेल और इसी तरह आप अगर फोर्थ शेल है तो आप उसे m शेल का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी ब्रीफिंग थी अबाउट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी मदद से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। कहते हैं जी कि अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल का जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है जी कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में मौजूद है तो इट मीन्स कि n = 4, आप फोर्थ शेल का रेडियस आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थी, पीछे हमने पूरी इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं या आप किसी ऑर्बिट की एनर्जी देखना चाहते हैं कि किस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है या किस एनर्जी लेवल की एनर्जी ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए भी अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो अगर आपको याद हो तो एनर्जी की डेरिवेशन भी हमने की थी, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली एनर्जी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको शेल का नंबर मालूम हो यानी कि क्वांटम नंबर मालूम हो, क्वांटम नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ शेल ही है। फर्स्ट शेल के लिए क्वांटम नंबर 1 है, सेकंड शेल के लिए क्वांटम नंबर 2। अगर आपको शेल नंबर पता हो तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं इन द गिवन शेल। और इसी तरह अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सेकंड शेल है n = 2, तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 × 2² या 2 × 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड शेल में। अपनी याद दहानी के लिए बेटा याद रखिएगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में यानी कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप इस फार्मूला की मदद से किसी भी शेल के लिए आप मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। मिनिमम तो कम भी हो सकते हैं इससे, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो इतने ही आएंगे, मिनिमम इससे कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का K शेल लिया सिर्फ, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो नेक्स्ट शेल में ही जाएगा। इसी तरह बेटे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। समरफील्ड थे जिन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था वो प्रपोज किया और इसको L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सेकंड क्वांटम नंबर की? देखिए बेटे हमने पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है और फिर डी एक्साइट होके वापस आता है अपने शेल में तो एनर्जी को एमिट करेगा। उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो हमें वो लाइन की फॉर्म में नज़र आता है और एक लाइन को भी अगर आप एक हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखें तो एक लाइन जो है वो भी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही होती है। अब स्प्लिटिंग होती क्यों है हमें ये पता होना चाहिए। वो जो अगर तो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, मेरी बात को बेटे गौर से सुन लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो जो एनर्जी एमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम अगर आप देखते हैं तो आपको लाइन की शक्ल में नजर आ रहा होता है।
और अगर आप उस लाइन को हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दैट लाइन इज स्प्लिट इनटू 4 और 5 लाइंस। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन शेल टू शेल जंप ना करे। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी सब शेल से लो एनर्जी सब शेल में जाता है तो तब भी एनर्जी एमिट होती है, और जब सब शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आता है तो तब जो एनर्जी एमिट होती है वो हमें फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस की शक्ल में दिखाई दे रही होती है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपने जब स्पेक्ट्रम देखा, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, आपने स्पेक्ट्रम देखा, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आनी शुरू हो गई। इस तरह स्पेक्ट्रम इस तरह लेट्स सपोज आपको दिखाई दिया। आपने अब क्या किया, आपने जब हाई रिजोल्विंग पावर से इस स्पेक्ट्रम को देखा, लेट्स सपोज इस लाइन को देखा, तो ये जो लाइन थी फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में आपको डिवाइड नजर आई कि ये फर्दर आगे लाइंस में डिवाइडेड है, एक सिंगल लाइन। ये लाइन क्यों थी? जब इलेक्ट्रॉन ने शेल से नीचे वाले शेल में जंप किया तो आपको ये लाइन स्पेक्ट्रम नजर आया। ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों अपीयर हुई? अब इन स्पेक्ट्रल लाइन की अपीयरेंस जो थी वो इस वजह से थी कि अगर इलेक्ट्रॉन शेल टू शेल नहीं, फॉर एग्जांपल p सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है, s की कम है, अगर इलेक्ट्रॉन p से s सब शेल में आता है, यानी कि शेल नहीं सब शेल टू सब शेल जंप कर रहा है वापस, तो उस दौरान जब एनर्जी एमिट होती है तो उस एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज द स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो इट मींस कि एटम में सिर्फ शेल नहीं है, एटम में तो सब शेल भी मौजूद हैं। इसीलिए हमें एक और क्वांटम नंबर जो था वो स्टडी करना पड़ा टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एटम सिर्फ ऑर्बिट में या शेल में ही मूव नहीं कर रहा, बल्कि शेल में भी सब शेल मौजूद हैं, जिनकी वजह से आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो अब उस स्प्लिटिंग को डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था वो डिस्कस किया। एजीमुथल क्वांटम नंबर नेक्स्ट देखेंगे बेटे, वो कहते हैं जी इन स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इनटू स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि एक लाइन का फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाना, ये एक्सप्लेन किया हमने किसकी मदद से? एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं और L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। 0 S सब शेल के लिए होगी, 1 P सब शेल के लिए होगी, 3 D सब शेल के लिए होगी, और जो 4 है 0 S के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए और 3 F के लिए, एंड इसी तरह G H के लिए आगे बात चलती जाएगी। मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब नहीं करे आपको। अब आपने रिलेशनशिप देखना है क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान। वो कहते हैं जी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इट मींस के शेल है, के शेल में एक ही सब शेल है S, तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0, और S इज स्फेरिकल इन शेप। अगर सेकंड शेल आप बात करते हैं, क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड शेल को आप L शेल कहते हैं। दो सब शेल आ जाएंगे S और P, S के लिए L की वैल्यू 0 और P के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1। P जो है डम्बल शेप में होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी, जी एक्सिस में भी। इसी तरह अगर आप थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड शेल इज एम शेल। ठीक है, एम में 3 ही सब शेल हैं, एस पी डी। एस के लिए एल की वैल्यू 1, पी के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। इस तरह से आप दोनों जो हैं वो क्वांटम नंबर्स, इनके दरमियान आप एक रिलेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये जो सबशेल्स हैं बेटे, इनके जो नेम हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी देखते रहिएगा साथ साथ। ज़रा मैं यहाँ पे रिमूव करके बेटे लिख रहा हूँ, ज़रा नोट कर लीजिएगा। S stands for spherical, S stands for spherical, P stands for principal, D stands for diffused,
एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट बेटे सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट हम इस बोर्ड पे डिस्कस करेंगे उसे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने अब सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो दैट इज वेरी इजी। अगर हमें L की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं L की वैल्यू से। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे कहते हैं जी कि P सब शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो P के लिए L की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 और 1 पुट करूँगा तो 2 1 द 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू 3 टोटल 6। इसका मतलब P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 जो है वो PX में, 2 PY में, 2 PZ में। इसी तरह आपने D के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं, और इसी तरह F के लिए भी आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। अगर आप D सब शेल के लिए चलते हैं तो L की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर आप F के लिए जाएंगे तो L की वैल्यू 3 हो जाएगी, और S के लिए हमें पता है L 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी सिग्निफिकेंस में देखेंगे नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। इस फार्मूला से हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम देखना चाहते हैं कि 4th शेल में कितने सब शेल हैं, तो हम इस फार्मूला से नंबर ऑफ सब शेल मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी सब शेल में आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह, देखिएगा बेटे, लेट्स सपोज कि आपने P सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम करने हैं, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे बेटे आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो टोटल आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 3। तो इसका मतलब P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में आपके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइनली एनर्जी भी बता सकते हैं हम कि जो S ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है, P ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, D ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज़्यादा, और F ऑर्बिटल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा। जैसे जैसे हम नेक्स्ट शेल में जाएंगे तो जो नेक्स्ट शेल का S ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पहले वाले शेल के S ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। खैर ये डिस्कशन को मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल में भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक बेटे एजीमुथल क्वांटम नंबर था। तो आज जो हमने अभी क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N से डिनोट कर दिया। फर्स्ट शेल यानी कि K शेल के लिए N इक्वल टू 1, L शेल के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 एंड सो ऑन। सिग्निफिकेंस क्या थी, अगर हमें N की वैल्यू पता हो तो हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, वो सारा इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया। एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्रपोज किन्होंने किया, समरफील्ड ने, और उसके बाद L से डिनोट किया जाता है इसे। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हम जो स्पेक्ट्रम लाइन है उसका फर्दर स्प्लिट हो जाना स्पेक्ट्रल लाइन में, उसे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फर्दर बिहेवियर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर जो है वो इनसफिशेंट है। तो L की वैल्यू 0 से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाती है, 0 1 2 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इसी तरह रिलेशन आप बता सकते हैं इसका शेल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान आप रिलेशनशिप बता सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है मतलब फर्स्ट शेल, उसमें एक ही सब शेल है, S है, S के लिए L की वैल्यू 0। अगर सेकंड शेल L शेल है, N इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 सब शेल आ जाते हैं इसमें, S और P, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे थर्ड शेल की, तो इसमें 3 सब शेल आ जाते हैं, S और P, और इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज गिवन है। S स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज, F स्टैंड फॉर फंडामेंटल। फाइनली हमने इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। अगर हमें L की वैल्यू पता हो तो हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ शेल मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं,
नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, और इसी तरह हम जो है वो एनर्जी भी कंपैरिजन कर सकते हैं एस, पी, डी और एफ की, कि एस की एनर्जी कम है, पी जैसे जैसे ऑर्बिटल सब शेल बड़ा होता जाएगा, एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, एटलीस्ट जिस तरह मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप वैसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा, बेस्ट सोर्स हैं एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपको यूनिक नोट्स से जो भी मटेरियल एज शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ वो साथ साथ आपको वहाँ पे बता भी दिया जाएगा। अपने यूनिक नोट्स से आप हेल्प ले सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।